हम लोग अभी तक बॉटनी के डिफरेंट चैप्टर से तैयारी कर रहे थे। इसके पहले हम लोग कुछ चैप्टर मॉर्फोलॉजी का देख चुके हैं, कुछ हम लोगों ने जो है सो जेनेटिक्स का देखा है, और कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का देखा है। अब आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसपिरेशन। Loss of water from the aerial part of the plant in the form of vapor is known as transpiration. प्लांट के एरियल पार्ट से वेपर के रूप में पानी के निकलने की क्रिया को कह देते हैं ट्रांसपिरेशन। तो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम aerial part of plants in the form of vapor is called transpiration. प्लांट के एरियल पार्ट से कभी कभी लिक्विड फॉर्म में भी पानी निकलता है। तो जब लिक्विड फॉर्म में पानी निकलती है उसको गटेशन कह देते हैं, लेकिन जब वो वेपर के फॉर्म में निकलता है तब हम उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट के किस किस पार्ट से वेपर के फॉर्म में पानी निकल सकता है? तो मोस्टली लीफ से पानी निकलता है। लीफ के अंदर कुछ खास पोर्स पाया जाता है, जिस पोर्स को स्टोमाटा कहते हैं। इस स्टोमाटा से होकर के जब वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है तो हम उसको कह देते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। लेकिन स्टेम, लीफ, इन सबों में आपको क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है एपिडर्मिस के ऊपर में। तो क्यूटिकल से भी हर हमेशा वाष्प के रूप में कुछ न कुछ पानी निकलते रहता है। तो वहाँ से जो पानी निकलता है वेपर के फॉर्म में वो भी ट्रांसपिरेशन हुआ। तो उस ट्रांसपिरेशन को कह देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ट्रीज के अंदर लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में। तो वह पोर के रूप में बाहर से रहता है। उस लेंटिसेल से भी वेपर के फॉर्म में पानी निकलते रहता है। तो उस ट्रांसपिरेशन को कह देते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन को हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये दोनों प्रकार का ट्रांसपिरेशन तो नॉर्मली हर हमेशा चलते रहता है। लेकिन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है यही मेजर ट्रांसपिरेशन है, और यहाँ स्टोमाटा के खुलने पर तो ट्रांसपिरेशन होता है और उसके बंद होने पे ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कैसे होती है? व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा? तो आइए हम लोग देखें स्टोमाटा के खुलने और बंद होने का मैकेनिज्म क्या है।
तो इसके संबंध में डिफरेंट थ्योरीज दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके देखें। तो पहला थ्योरी हम लोग जो सबसे एंशियंट थ्योरी है ये है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन गार्ड सेल। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली स्टोमाटा दिन में खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। तो इस आधार पर ये कंसेप्ट लिया गया कि निश्चित रूप से दिन में उसमें स्टोमाटा के सेल में स्टोमाटा के दोनों साइड गार्ड सेल पाया जाता है। तो गार्ड सेल के अंदर में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती होगी जिससे ग्लूकोज बनता होगा, और ग्लूकोज बनने के कारण सराउंडिंग सेल्स का पानी उसमें चला गया, क्योंकि गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और सराउंडिंग सेल का पानी उसके अंदर जाने से उसका टर्गर प्रेशर बढ़ा, और टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण स्टोमाटा खुला। फिर नाइट में जब ग्लूकोज कन्वर्ट कर गया स्टार्च में, तो सराउंडिंग सेल्स का जो पानी था वो गार्ड सेल के कंसंट्रेशन के घट जाने के कारण रिटर्न हो गया, पानी लौट गया, तो गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर घट गया, और टर्गर प्रेशर घटने की वजह से स्टोमाटा क्लोज हो गया। तो अगर इस थ्योरी को हम लोग देखें तो हम इस रूप में दिखा सकते हैं इसको, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो सबसे पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, तो बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, और गार्ड सेल का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के कारण वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल enter in guard cell, और गार्ड सेल में जब पानी चला गया तो उससे क्या होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज्ड, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज्ड, और जब टर्गर प्रेशर बढ़ा तो दोनों सेल क्या होगा, गार्ड सेल का दोनों सेल एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हटेगा, तो स्टोमाटा ओपन। तो ये हो गई ओपनिंग की बात। अब ये क्लोज कैसे होगा, तो नाइट में क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट इन स्टार्च, ग्लूकोज से स्टार्च बन गया। जब स्टार्च बन गया तो स्टार्च जो है ये इनसॉल्युबल है,
इससे क्या होगा, गार्ड सेल का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज्ड। और जब गार्ड सेल का कंसंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा, वाटर ऑफ सराउंडिंग सेल रिटर्न बैक। तो कह सकते हैं कि वाटर रिटर्न टू सराउंडिंग सेल। जब वाटर रिटर्न कर गया तो टर्गोट प्रेशर घट गया। और जब टर्गोट प्रेशर घट गया तो स्टोमाटा क्लोज। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है आपको सेटिस्फाई करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर में दो ऑब्जेक्शंस क्या क्या है। तो पहले बात, अगर किसी सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो उसके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देने पे फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर जाता है। तो पहली बात हम कहें कि फोटोसिंथेसिस के कारण ग्लूकोज के बनने का प्रोसेस, ग्लूकोज का सिंथेसिस बढ़ेगा। तो ग्लूकोज का सिंथेसिस बढ़ेगा तो स्टोमाटा को और अधिक खुलना चाहिए। लेकिन CO2 कंसंट्रेशन को जब हम स्टोमाटा के चारों तरफ बढ़ा देते हैं तो स्टोमाटा पार्शियली क्लोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। तो कह सकते हैं कि व्हेन CO2 concentration is increased, surrounding stomata partially closes। तो ये दिखलाता है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि गार्ड सेल के आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट के अंदर में आपको फोटोसिंथेसिस की क्रिया लेबोरेटरी में नहीं देखी गई। तो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल is unable to photosynthesis। तो जब उसमें फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तब तो ये सारा पूरा थ्योरी डिपेंड कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर। इसलिए लगता है कि यह थ्योरी अनसेटिस्फाइड है। यह ट्रांसपिरेशन के स्टोमाटा की ओपनिंग क्लोजिंग को सेटिस्फाई नहीं करता। तब दूसरा थ्योरी दिया यान एंड तेन ने, जिस थ्योरी को कहते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस।
इस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया फॉस्फोग्लूकोमोटेज नाम के एंजाइम के इन्वेंशन के बाद। तो यह एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है स्टार्च में। तो यान एंटेन ने कहा कि जब स्टार्च कन्वर्ट कर जाता है ग्लूकोज में तो उस समय में गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और सराउंडिंग सेल का पानी उसमें आता है, जिससे उसका टारगेट प्रेशर बढ़ता है और स्टोमाटा खुल जाता है। और जब ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट कर जाता है इस एंजाइम के प्रेजेंस में, माने फॉस्फोग्लूकोमोटेज के प्रेजेंस में, तो उस हालत में गार्ड सेल का कंसंट्रेशन घट जाता है, तो सराउंडिंग सेल का पानी रिटर्न हो जाता है, गार्ड सेल का टारगेट प्रेशर घटता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टार्च कन्वर्ट किया एंजाइम फॉस्फोग्लूकोमोटेज के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज बना, और जब ग्लूकोज बन गया तो गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो सराउंडिंग सेल का पानी उसमें आया, सराउंडिंग सेल का पानी उसके अंदर में जब आ गया तो स्टोमाटा खुल गया, चूँकि उसका टारगेट प्रेशर बढ़ गया। और फिर यही एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के अंदर में। तो जब ग्लूकोज कन्वर्ट कर गया स्टार्च के अंदर में तो निश्चित रूप से गार्ड सेल का कंसंट्रेशन घट गया, गार्ड सेल का कंसंट्रेशन घटा तो पानी सराउंडिंग सेल को रिटर्न हो गया, और पानी जब सराउंडिंग सेल को रिटर्न हुआ तो टारगेट प्रेशर घटा, टारगेट प्रेशर घटने से स्टोमाटा क्लोज हो गया। अब है कि एक ही एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है और ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर रहा है। आखिर कब यह ग्लूकोज से स्टार्च बनाएगा, किस कंडीशन में ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा और किस कंडीशन में स्टार्च से ग्लूकोज बनेगा, जिसको यान एंटेन क्लियर नहीं कर सके। तो स्टीवार्ट ने इसके संबंध में एक स्कीम दिया, स्टीवार्ट्स स्कीम। इन्होंने क्या स्कीम दिया, आइए इसके स्कीम को देखें। इन्होंने कहा कि जब pH 7 होता है गार्ड सेल का तो स्टार्च से एंजाइम फॉस्फोग्लूकोमोटेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एडीपी के मदद से एक फॉस्फेट ग्रुप को छोड़ देता है और एटीपी बनता है और फिर ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज बनने के कारण स्टोमाटा में गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जब गार्ड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो सराउंडिंग सेल का पानी उसमें आता है, टारगेट प्रेशर बढ़ता है और स्टोमाटा खुल जाता है। फिर ये ग्लूकोज एटीपी की मदद से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है जो pH 5 रहने पर होता है और इस pH के ऊपर में फिर यह एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को स्टार्च के अंदर में बदल देता है। तो इस तरह से जब pH 7 होता है तो ग्लूकोज बन रहा है और जब pH 5 होता है तो फिर ग्लूकोज से स्टार्च बन रहा है। तो ये इंटर कन्वर्सन जो है, यह इंटर कन्वर्सन
पीएच के कारण कंट्रोल हो रहा। तो ये थ्योरी स्टेवार्ट ने दिया। अब स्टेवार्ट के थ्योरी पर भी एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि भाई आखिर पीएच क्यों 7 से 5 हो जाएगा, क्यों 5 से 7 हो जाएगा, नहीं। तो अब आपको तीसरा जो थ्योरी आता है वह थ्योरी है के प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये के प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है? तो जब गार्ड सेल के अंदर में के प्लस आयन जाएगा तो उस हालत में क्या होगा? उस हालत में उसका पीएच के प्लस आयन जाने के कारण घट जाएगा और स्टार्च से ग्लूकोज से स्टार्च बन जाएगा। और जब के प्लस आयन बाहर निकल जाएगा तो फिर पीएच उसका बढ़ जाएगा और इस कारण से स्टार्च से ग्लूकोज बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये के प्लस आयन पहला का पॉइंट हो गया, के प्लस इंटर इन गार्ड सेल। अब ये इंटर क्यों करेगा? इंटर करने का कारण होता है कि मैलिक एसिड जो है ये आपको प्रोटॉन बनाता है। तो मैलिक एसिड प्रोटॉन बनाता है लाइट के प्रेजेंस में। तो जब उससे प्रोटॉन बनता है तो उस प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए के प्लस आयन उसके अंदर जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि के प्लस आयन रिटर्न बैक टू सराउंडिंग सेल। यानी कि नाइट में जब मैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन बंद हो गया, प्रोटॉन का बनना बंद हो गया, तो के प्लस आयन बैक हो गया। तो के प्लस आयन जब बैक हो गया तो स्टोमाटा क्लोज हो गया। और जब के प्लस आयन गार्ड सेल में एंटर किया तो स्टोमाटा ओपन हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट थ्योरीज जो है वो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के संबंध में दिया गया है। आइए अब देखें ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है और ट्रांसपिरेशन के लिए कौन कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स जो कि ट्रांसपिरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला है विंड। हवा जितनी तेज चलेगी ट्रांसपिरेशन उतना अधिक होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि समर सीजन में जिस समय एयर तेजी से चलती है तो जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उसका लीफ जो है वह सिकुड़ने लगता है। दूसरा है ह्यूमिडिटी। एयर में जितना अधिक वाटर वेपर रहेगा, जितनी अधिक ह्यूमिडिटी रहेगी, ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा। और ड्राई एयर रहने पर यानी कि ह्यूमिडिटी जितना कम रहेगा उतना ही अधिक ट्रांसपिरेशन होगा। तीसरा फैक्टर है सनलाइट। जितना हाई इंटेंसिटी रहेगा सनलाइट का उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना लो इंटेंसिटी रहेगा उतना ट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बाहर से उसको इफेक्ट करता है। इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है, इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स है लीफ एरिया। लीफ का एरिया जितना अधिक रहेगा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। पोजीशन ऑफ स्टोमाटा।
जैसे आइसोबाइलेटरल लीफ के अंदर में स्टोमाटा दोनों साइड रहता है, अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पे भी। तो वहाँ पर दोनों साइड में स्टोमाटा रहने की वजह से ट्रांसपीरेशन अधिक होगा। आज यहाँ केवल लोअर सरफेस पे है, यानी कि ड्रॉची वेंट्रल लीफ जो है वहाँ पर ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। वाटर कंटेंट, प्लांट को जितना अधिक पानी मिलेगा तो ट्रांसपीरेशन उतने ही तेजी से होगा, और प्लांट को अगर पानी कम मिल रहा है तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स है जो कि ट्रांसपीरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये फैक्टर्स हो गए जो कि ट्रांसपीरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब आइए हम लोग ट्रांसपीरेशन के सिग्निफिकेंस को देखें कि ट्रांसपीरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो नंबर 1, आप जानते हैं कि पौधे में पानी जो ऊपर चढ़ता है, जिसको आप एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस कहते हैं, तो इस एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन के ही कारण। ट्रांसपीरेशन पुल जो है उसी के कारण पानी पौधे के अंदर में ऊपर चढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल the process of ascent of sap. दूसरा हो गया मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। किसी जगह पर अगर पानी आप एक जगह एक पाइप के अंदर में पानी को क्लोज कर दीजिए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। लेकिन पानी अगर उस पाइप में चलता रहे तो उस पाइप के टेम्परेचर को पानी मेंटेन करता है। तो मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर। अगर किसी जगह पर पानी अस्थिर हो जाए किसी लिविंग और सेल्स के बीच में तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डीके कर जाएगा। लेकिन अगर वह पानी चलता रहे तो उसके डीके करने का चांसेस नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रिवेंट डैमेज टू प्लांट। तो ये हो गया ट्रांसपीरेशन का सिग्निफिकेंस।